तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। एक बार फिर अरबपति गौतम अडानी बड़े विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं और इसके सिरे भारत से लेकर अमेरिका तक फैले हुए हैं। इस पर हो रही राजनीति के किरदार भारत से लेकर अमेरिका तक से जुड़े हुए हैं। अडानी पर लगे आरोप सच हैं या फिर अमेरिका में मौजूद जॉर्ज सोरास और इल्हान उमर जैसे भारत विरोधी लॉबी के उद्योगपति और नेताओं के इशारे पर यह सब कुछ चल रहा है। ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं आज के इस विवाद के सामने आने के बाद। तो हम आपको पूरी बात बताएंगे, पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात अडानी ग्रुप पर लगे ताजा आरोपों की। दरअसल अडानी पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि अडानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को भारत के कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसे देने पर सहमति जताई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से अडानी की कंपनी को आने वाले 20 सालों में 2 अरब डॉलर से ज्यादा का मुनाफा होने की उम्मीद थी। हालांकि गुरुवार दोपहर अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया और उन्हें बेबुनियाद बताया। लेकिन न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को साल 2020 से 2024 के बीच 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक और फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई कल हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिस कैवेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल के भी नाम इसमें शामिल हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ, यह बड़ा सवाल कि आपके मन में आ रहा होगा कि यह सब कुछ भारत में हुआ, पैसे भारत में दिए गए, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट भारत में लिया, तो अमेरिका में मामला क्यों? तो इसे समझिए। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के बैंकों और इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के तौर पर देना अपराध है। तो इस वक्त तक जो आरोप लगे हैं कि रिश्वत दिए गए अमेरिकी इन्वेस्टर्स के पैसों का। तो इस खबर के आने के बाद शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। अडानी ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह गिरे हैं, साथ ही सियासी तूफान भी खड़ा हो गया। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए अपने ऊपर लगे आरोपों पर अडानी ग्रुप की सफाई। इतना सब कुछ होने के बाद खुद गौतम अडानी सामने आए और अपनी सफाई पेश की। अडानी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में क्रमशः एक आपराधिक अभियोग जारी किया है और एक दीवानी शिकायत दर्ज की है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्याय विभाग ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी ऐसे आपराधिक अभियोग में शामिल किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित यूएसडी मूल्यवान बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। तो ये ग्रुप की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद किस तरह से देश में राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के संबित पात्रा मैदान में उतरे हैं। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के जरिए राहुल गांधी अपने पुराने आरोपों को साबित करने में जुट गए हैं। असल में कांग्रेस लगातार पीएम और अडानी के बीच साठगांठ का आरोप लगाती रही है। आपको ये भी बताते हैं कि याद होगा जनवरी 2023 और फिर अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर रही थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेरफेर के जरिए 100 अरब डॉलर कमाए थे। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो 37 शेल कंपनियां चलाते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है।
हालांकि बाद में इन रिपोर्ट्स को लेकर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाए और मामला आया गया हो गया। मगर यह मामला इतना सीधा भी नहीं है जो आज आरोप लग रहे हैं, या फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या पीछे जो तमाम आरोप लगते रहे हों। बीजेपी का आरोप है कि दरअसल अमेरिका में मौजूद भारत विरोधी लॉबी भारत की तरक्की को रोकने के लिए यह सब प्रोपेगेंडा कर रही है। आपको यह भी हम बताएंगे कि क्या बीजेपी के ये आरोप हैं, लेकिन पहले देश में मचे सियासी घमासान को भी अब एक एक करके सुनिए। राहुल गांधी ने इस मामले को प्रधानमंत्री मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं से फिर जोड़ दिया है। कहा है कि मोदी अडानी एक हैं तो अडानी सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन यही बात कही थी, बल्कि मंच पर बाकायदा एक सेफ रखकर मोदी अडानी वाला पोस्टर भी सेफ से निकाल कर दिखाया था। और इस तरह एक है तो सेफ नारे के मतलब को मोदी अडानी के गठजोड़ के तौर पर दिखाया था। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखाते हैं कि कैसे राहुल ने एक सेफ से मोदी और अडानी के साथ वाले पोस्टर को निकाला था। और आज फिर अमेरिका से आई खबर के बाद राहुल ने इस नारे को दोहराते हुए पीएम मोदी पर अडानी को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राहुल के बाउंसर पर चौका लगाने की कोशिश बीजेपी ने किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा उल्टा इन तमाम आरोपों के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को इन आरोपों को चस्पा कर दिया। कहा कि अगर अडानी पर ये आरोप सही हैं तो फिर पैसे लेने वाली सरकारें जो उस वक्त यानी 2022 का ये सारा मामला है, उस वक्त इन 4 राज्यों में जहां जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए अडानी की कंपनी को, वहां पर तो सरकारें कांग्रेस या फिर कांग्रेस के सहयोगी दलों की थी। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। जी, तो फिर अडानी पर आरोप लगे हैं तो राहुल को हमले का यह बड़ा मौका मिला है। राहुल ने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी ने भारत और अमेरिका में क्राइम किया है, जिसके खिलाफ अमेरिका में तो जांच शुरू हो गई, लेकिन भारत में कोई जांच नहीं हो रही है। हम लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अडानी के विवाद को सेवी चीफ माधवी बुच से भी जोड़ा राहुल गांधी ने, और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी को गिरफ्तार तक करने की मांग उठा दी है। वहीं बीजेपी ने कहा कि उस वक्त के उन चारों राज्यों के विपक्षी मुख्यमंत्रियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर अडानी पर लगे ये आरोप सही हैं तो फिर गुनहगार तो वहां की 2022 में मौजूद सरकारें हैं।
सुनिए। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हों, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी हाँ, तो ये जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है, ये घमासान जो सियासी चल रहा है देश में, ये इसके तार यहाँ से लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक जुड़े हुए हैं। और इसी बात की पूरी गुत्थी को हम समझेंगे कि ये आरोप बड़ा या फिर वो लॉबी बड़ी जो ये सब आरोप लेकर आ रहा है, जैसा बीजेपी कह रही है। तो मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। पहले मिलवा दूं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार इन तमाम मुद्दों पर नजर रहती है। पवन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी को तो अर्थ जगत से लेकर के और राजनीतिक जगत पर भी लगातार नजर रहती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूछूंगा इन सवालों को। और साथ ही प्रखर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अनंत अमित भी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो जो सियासी घमासान है उसके तमाम पहलुओं को भी इनसे हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस और शिवसेना के बीच भी राहुल गांधी ने जो इस पूरे मामले को लेकर के कहा है, तो शिवसेना भी हमलावर हुई है। मगर राहुल और इस मामले में आम लोगों और अदानी जैसे बड़े लोगों के बीच जो न्याय का फर्क है उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश कर दी इस बहाने कि खास लोगों को तो प्रोटेक्शन मिल रहा है मोदी जी का, और आम लोग छोटे छोटे मामलों में मारे जा रहे हैं। और फिर इसका जवाब भी आया बीजेपी से, इसे भी सुन लीजिए। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना, बिजली का बिल तो डीएमके की सरकार दे रही थी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जनरेट नहीं कर रही थी, बिजली का बिल तो भूपेश बघेल जी ही जनरेट कर रहे थे। तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया? पैसा तो वहीं के मुख्यमंत्री और वहां के एसडीसी के कंपनी के जेब में जाएगा ना, आपके मुताबिक। जी, तो महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अडानी मामले के तार यहां के चुनाव से भी जुड़ गए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि असल में अडानी ने चुनाव में खर्च करने के लिए महायुति के तीनों दलों, बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी को 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये जो अमेरिका से आरोप निकल कर आया है इस कंपनी पर, दरअसल ये सबके तार जुड़े हुए हैं करप्शन से। सुनिए कैसे संजय राउत ने अमेरिका के केस को वाया धारावी महाराष्ट्र के चुनाव से जोड़ दिया है।
पर जो मामला हुआ है अमेरिका में, और ट्रम्प प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसीलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की, कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ बेच देंगे। महाराष्ट्र में धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। वो पूरा पैसा अडानी का है। ये करप्शन है, ये ब्राइब है। और इस प्रकार की ब्राइब के लिए ही ट्रम्प प्रशासन ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का पूरा उद्योग मोदी जी दे रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं। जी हाँ, तो ये सियासी घमासान यहां मचा हुआ है, लेकिन जो बात आज कही गई बीजेपी की तरफ से आखिरी तौर पर, उसमें यह कि दरअसल ये सब कुछ तो अमेरिका से साजिश का नतीजा है। उस पर मैं आऊंगा, वो बात भी आपको सुनाऊंगा जो संबित पात्रा ने कही है, और क्या है वो लॉबी, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले तो जो देश में सियासत चल पड़ी है उस पर बात करते हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। प्रखर सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनंत अमित बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पवन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले तो एक छोटा रिएक्शन में आप लोगों से ले लूँ, जो सियासी मेहमान हैं, जो बातें कही जा रही हैं। प्रखर सिंह जी, ये अमेरिका में की अदालत में एक मामला आया और आपके तमाम सीएम, बीजेपी कह रही है कि उस वक्त थे उन तमाम प्रदेशों में जहां जहां ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तो फिर तो करप्शन अगर हुआ है तो फिर आपके सीएम और आपकी सरकारों के बीच हुआ है। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पहले तो आप अडानी जी को अरेस्ट करिए, पूछताछ करिए, और जो भी व्यक्ति किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हो, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट हो, आप सवाल जवाब कीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। हम तो यही कह रहे हैं। आप जिसको आप दोषी पाए उसको करिए। पूरी मैं आपको ट्रेल बता दे रहा हूं। अडानी जी अमेरिका जाते हैं और वहां पर एक लिस्टेड कंपनी है अजूर पावर, उससे मिलते हैं, ठीक है, और प्लान बनाते हैं कि इंडिया में सोलर पावर में हमको प्रोजेक्ट लगाने हैं। उसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े और मार्केट से वहां 25,000 करोड़ रुपए नहीं, ये सारी कहानी तो हमने बता दी है जी प्रकाश जी, हमने पूरी कहानी बता दी। उसके आगे की बात हम समझिए ना जी। नहीं, मगर समस्या क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो तो खाली आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब इन सीएम्स के यहाँ क्या हुआ। हम तो कह रहे हैं सबको, जिसको आप दोषी पाए उस पर कार्रवाई करिए, मगर अरेस्ट करिए अडानी जी को और पूछताछ कीजिए। बताइए, इनको किस बात का डर है? साठगांठ है इनकी अडानी जी से। देखिए अजय जी, मामला क्या है, 25 तारीख से लोकसभा का सत्र प्रारंभ होना है, और जब लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने का होता है और परसों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आने हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजों को देखते हुए, वहां की बम्पर वोटिंग को देखते हुए कांग्रेस के साथियों को यह लग रहा है कि अब यही एक ऐसा अवसर है कि जिसपे भाजपा पे हमला किया जाए। ये आज से नहीं, ये 2002 से कांग्रेस के युवराज और उनकी माताजी लगातार मोदी जी को गाली देने से लेके तमाम कसर तक नहीं छोड़े, यहां तक कि रक्त पिपासु तक भी कहते रहे। और इन तमाम मुद्दों से जब इनका पेट भर गया तो अब आज ये अडानी जी पर आए हैं। आप एफआईआर करिए ना, अडानी जी गिरफ्तार हो गए, जांच करेगी यूएस की कोर्ट ने कहा है, यूएस की कोर्ट जांच करेगी, यूएस की कोर्ट जांच कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना है? भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है, और हम ये कह रहे हैं कि 4 राज्य के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल साहब, उड़ीसा में बीएलडी की सरकार थी, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी, आंध्रा में कांग्रेस की सरकार थी, चारों मुख्यमंत्रियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। और आप केस करिए ना, भारत सरकार जांच करेगी, आप केस तो करने के लिए आइए। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अजय जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले
कांग्रेस ने जिस तरीके से भारत के गरीब 2,500 करोड़ लोगों के निवेशकों का पैसा डुबाने का काम किया, यह भी एक बहुत बड़ा स्कीम है। सुबह 4 बजे से कांग्रेस के सोशल मीडिया और पे लगातार चलिए ठीक है, ये बातें कह चुके हैं आपके प्रवक्ता और ये डोमेन में है जो अब आप बातें कह रहे हैं, तो मैं यहां पर समझता हूं इसको। पवन जी, आपकी तो नजर मार्केट पर भी रहती है और सियासत पर भी, कि ये जो 2,500 करोड़ डुबाने की बात हो रही है और ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, तो है क्या सच? देखिए, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप ये अपनी जगह हैं, पर जो आरोप हैं वो अजय जी बड़े सीरियस इन नेचर, और मोटे मोटे तौर पे क्योंकि आपने पहला मौका दिया है बोलने का, तो मैं ये बताता हूँ कि आपको देखिए, जो हिंडनबर्ग से इसकी तुलना करते हैं या करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है, बहुत सीरियस है नेचर में। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहाँ पे, उसने कहा है कि हम कोर्ट ने कहा है कि हम हिंदुस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो वारंट उनको सौंपेंगे, उनको बताएंगे। भारत सरकार के हिसाब से अभी उनके पास ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं आया है। जो मार्केट में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो डूबा उसकी बात कर रहे हैं वो तो 2 लाख करोड़ है, वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन जो कंपनी का जो पोटेंशियल है और कंपनी का जो डैमेज होगा वो मेरे ख्याल से इस केस में बहुत ज्यादा होगा। और आपको लगता है कि इस पूरे मामले में फैक्ट भी हो सकता है क्या? ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन अवधेश जी, यहां तो ये बात जो हो रही है कि भारत से तीर अमेरिका के वाया फिर सरकार के ऊपर छोड़े जा रहे हैं, तरक्की को रोक देना मकसद है क्या? अगर सामान्य भी जिसकी समझ होगी कि इस समय भारत इंटरनेशनल लेवल पर क्या भूमिका निभा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है, हमारे शेयर मार्केट की क्या हैसियत है दुनिया में, और दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो भारत में कितना विश्वास करते हैं, और जो भारत ने पूरे वर्ल्ड में ग्रीन एनर्जी को लेके एक लीडरशिप लिया है, और प्रधानमंत्री ने 2015 में पेरिस में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, उसका जो मुख्यालय है वो आपके यहीं दिल्ली के NCR में है, गुरुग्राम में है, और 102 देश उसके सदस्य हैं। बहुत सारी चीज़ों में उसमें भारत लीड ले रहा है कि ग्रीन एनर्जी का पहले अमेरिका बाकी सब दबाव डालते थे, तो और सोलर एनर्जी पर पहले भी लड़ाई हुई। आपने देखा श्रीलंका में एक चीन का प्रोजेक्ट लगभग फाइनल था, लेकिन वो भी अडानी ने लिया और ज़्यादा पैसा लेके दिया है। तो ये भारत इस समय दुनिया में इस रूप में खड़ा हो रहा है। तो भारत को रोकने के लिए जो ऊपर से दिखते हुए मित्र देश हैं वो भी है, जो मित्र देश नहीं है उनको भी है कि एक भारत अगर इस रूप में उभर गया, आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का है, उसमें अगर ये बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है, सोलर एनर्जी में वर्ल्ड का ये लीडर बनता है, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए मुझे तो इसमें कोई हो सकता है इसके पीछे पहला, क्योंकि इसको उसी रूप में। सेकेंड बात यह है कि इस समय भारत का जो ओवरऑल वेल्थ होता है या हमारा GDP है, उसमें शेयर मार्केट की हैसियत देखें तो मैंने ऐसे तो 10 है, लेकिन ये जानते हैं ये 2 बड़ी कंपनी जो है अडानी और अंबानी की, अगर इसको आप हिला देते हैं तो केवल इनका पर्सनल वेल्थ नहीं जाता है, वो भारत का ओवरऑल जो वेल्थ है, जो उसके रेटिंग है, उसके आधार पर जो है अगर आपका शेयर गिरता है, निवेशक दूर भागते हैं, तो क्या पोजीशन होगा? ये तो आपके पूरे देश की। तो ये आप जो कह रहे हैं इसके बाबत एक मिनट ऐसे नहीं, ठीक नहीं, ये ऐसे नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है। मैं बैठ गया हूं। ये जो इशू है ये एक छोटे से जिला न्यायालय से आया है अमेरिका के। हाँ, और ये ठीक उसी समय का है जिस समय हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट दी थी। ये नहीं कि उसके आगे, ठीक वही टाइम, एग्जैक्ट टाइम वही है जिस समय का ये है। उस समय भी हिलाने की कोशिश की गई थी। अब उसमें जो वहाँ के जज साहब है और जो अटर्नी है, उन्होंने 9 लोगों को आरोपी बनाया है। और कहा यह गया है कि भारत में जो इनकी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना था, उसके साथ ये शर्त थी कि जब आपको खरीदार मिलेगा तभी आपको ये निविदा, आपको ये अनुबंध मिल सकता है। ठीक है, तो खरीदार के लिए नहीं मिल रहा है तो फिर स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स को आप घूस दीजिए। और जो यहां बॉन्ड उनके इशू करने वाले थे, उन्होंने वो पैसा लेकर के और घूस में लगा दिया है। इसलिए अमेरिका के कानून के अनुसार आपने कहीं भी यहां के निवेशक को बिना बताए हुए उसके पैसे का दुरुपयोग घूस किया है तो यहां आपका केस बनता है। अब बताइए जरा, दुनिया भर की लॉबी अमेरिका
अमेरिका करती है, दुनिया भर से पैसा लेके वहां के सांसद और क्या क्या करते रहते हैं, उनका जो दुनिया में प्रोजेक्ट है वो उन्होंने जाके बिल्कुल वैसे लेते हैं। तो ये एक इतना अमेरिका के लिए बड़ा मामला नहीं है, लेकिन भारत की पॉलिटिक्स इतनी गैर जिम्मेवार है कि हमारे देश के इकोनॉमी और ऐसे इशू को भी पॉलिटिकल बना देते हैं कि किसी ने कह दिया जांच करो, उसको अरेस्ट करो, देश का मार्केट ढह जाए, देश की इकोनॉमी गिर जाए, आपको कोई लेना देना नहीं। इसीलिए भय पैदा होता है कि अब भारत के अंदर भी देश की शक्तियां कुछ पार्टियों में घुस करके इस प्रकार का वातावरण बना रही है। यही बात कह रहे हैं बीजेपी के संबित पात्रा, और मैं वो भी बता देना चाहता हूं कि ये आरोप क्या है। घुस के नहीं, भारत में तो छोड़िए, दुनिया का कौन कॉन्ट्रैक्ट है अगर कांग्रेस से ऐसे मिल जाता है। प्रखर जी भी जवाब देना चाहते हैं। प्रखर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप ही से जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन इस बीच ये भी मैं बता दूं, उसमें मत लड़ाइए, वो क्या जवाब देंगे, आपके जवाब नहीं सुनिए, कांग्रेस पार्टी जो है, जो राहुल जी बोल दिए हैं, मैंने तो राहुल जी पर कुछ बोला ही नहीं है, और राहुल जी के अलावा कांग्रेस पार्टी इसमें क्या बोलेगी भाई? मैं एक खबर भी बता देता हूं, बीजेपी का जो स्टैंड है बीजेपी बोलेगी, मैं बीजेपी का स्टैंड बता रहा हूं। अवधेश जी, आप हम मुझे मौका दे तो अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की किस बात पर बीजेपी ने भी सख्त ऐतराज जताया है। जॉर्ज सोरोस ने जर्मनी के, अब ये क्यों, और लगातार ये बीजेपी का पहली बार नहीं है, बीजेपी के को लेकर के लगातार वहां से कई लोग जो हमलावर रहे हैं, आपको हम ये भी समझा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने जर्मनी के म्यूनिख रक्षा सम्मेलन में कहा था कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है। अब ये जॉर्ज सोरोस कौन है, मैं ये भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये वो शख्स है जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि दरअसल सारी साजिशें वहां से रची जा रही हैं, इंडिया के अगेंस्ट जो लॉबी काम करती है भारत को गिराने के लिए, भारत की साख को गिराने के लिए, इकोनॉमी को गिराने के लिए। उसी शख्स ने क्या क्या बयान दिए भारत के खिलाफ। म्यूनिख रक्षा सम्मेलन में कहा था कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी लॉबी के कुछ कैरेक्टर्स की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जिस पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से कम कीमत पर तेल खरीदता है। जॉर्ज सोरोस के अनुसार गौतम अडानी मामले में मोदी फिलहाल खामोश है, लेकिन विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का उन्हें जवाब देना होगा। इससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। इससे पहले जनवरी 2020 में दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए सोरोस ने कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सांसद इल्हान उमर हमेशा भारत विरोधी बयान भी देती रहे, ये भी आपने सुना होगा, यहां तक कि पीओके का वो दौरा भी कर चुके हैं। इल्हान उमर, आपको याद होगा कि यही इल्हान उमर है जब अमेरिका में राहुल गांधी के साथ देखी गई थी तो भारत में जमकर इस पर सियासी बवाल हुआ था। तो अब फिर एक बार बीजेपी अडानी पर लगे आरोपों के बाबत भारत विरोधी लॉबी का इसके पीछे हाथ बता रही है, ये भी कह रहे हैं संबित पात्रा। सुनिए। स्ट्रक्चर की बात हुई है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान उमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहती है। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। प्रखर जी, अब आप जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस भी इस लॉबी का टूल बन जा रही है? यह बीजेपी का आरोप है। अजय जी देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड जितने भी सपोर्टर हैं, वो इसको विदेशी ताकत और क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेसिक समझिएगा, एक इंडियन बिजनेसमैन अमेरिकन कंपनी से टाई अप करता है और 25,000 करोड़ मार्केट से उठाता है और हमारे देशवासियों को महंगी बिजली देता है, और जब करार नहीं हो पाता है तो घूस खिलाता है और उसके बाद महंगी बिजली देता है। अब इतने विदेशी हाथ के साथ तो मुझे लगता है अडानी जी हैं, फिर जब महंगी बिजली अपने देशवासियों को दे रहे। ये विदेशी हाथ है कि सवाल उठाना विदेशी हाथ का काम है। हम सवाल उठा रहे हैं साहब
कि हमारे देशवासियों को महंगी बिजली दी जा रही है, अमेरिका से पैसा उठा करके कंपनी से टाई अप करके आप घूस खिला करके यहाँ पर लोगों को महंगी बिजली दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं इस आदमी से, अब ये मामला हमारे देश का जो भी बिजनेसमैन है, आप उससे पूछताछ नहीं, रुक जाइए, बीच में टोकिए मत, नहीं शिफ्ट हो रहे हैं आप, उससे टॉपिक पूछताछ शिफ्ट हो जा रहा है। कीजिए। फिर जितने भी प्रदेश के पहले नहीं, पहले टॉपिक इस क्या है? करप्शन को तो टॉपिक साफ कर लें हम। बिजली सर, अरे करप्शन की बात ही तो कर रहा हूं, महंगी बिजली कैसे हुआ? पैसे लेकर ही तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो फिर तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि महंगी बिजली दिया कौन? तब भी तो सरकारें आप ही की थी। संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सरकारें आपकी थी, ये तो झूठ नहीं है ना। पात्रा झूठ बोल रहे हैं तखर जी। अरे मैं अरे साहब, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए जी। मैं कह रहा हूं जो देश में जो नेशनल लेवल पर जो सरकार है, आप उसकी बात करिए, और जितने भी प्रदेश में सरकार है, हम कह रहे हैं सब पर जांच करिए और दोषियों को कड़े से कड़े सजा दीजिए, मगर आप पूछताछ तो करिए अडानी जी से। ऐसा क्या डर है कि आप उनसे पूछताछ नहीं कर पा रहे? प्रखर जी, आप पूछिए तो कि महंगी बिजली क्यों दी गई। और जितने भी हम कह रहे हैं, जितने स्टेट हैं, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो, चाहे वो चले आनंद जी जवाब दीजिए। आप जल्दी से जवाब दीजिए, तो फिर मैं पवन जी से समझूं कि ये सारी व्यवस्था चलती कैसे है। जी देखिए अजय जी, कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं, कांग्रेस के मित्र, आज राहुल गांधी ने भी एक बात कही, जिस तरीके से उन्होंने जुडिशियरी पे अटैक किया है, उन्होंने कहा कि हम न्यायालय का भी काम कर रहे हैं। आज बड़ा ही आश्चर्य लगा, पहले उनको पत्रकारों पे विश्वास उनका चौथे स्तंभ से उठ गया है, उनको सरकारी संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जुडिशियरी का भी काम कर रहे हैं, यानी कि ये तो कंटेम्प्ट बनता है उनके ऊपर। और जिस तरीके से कांग्रेस झूठ बोल रही है, हम तो पूछना चाहते हैं अपने मित्र से कि बताइए, बतौर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश जी के समय 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह ने किया, ये किसके कहने पे किया? ये कांग्रेस इसके जिम्मेदार है। बतौर राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय 65,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी पे अडानी समूह ने। लेकिन अनंत जी देखिए, नहीं मुद्दा ये नहीं है। अनंत जी आप भी मुद्दे से न भटकिए। मुद्दा ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, इनके मुख्यमंत्री थे, ये सब बात ठीक है, लेकिन अमेरिका की एक अदालत में जांच शुरू करने का आदेश तो हुआ, तो क्या ये, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। देखिए अवधेश भाई साहब ने जिस तरीके से पहले प्रारंभ किया, मैं भी उसी बात पे आना चाह रहा था। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की बात हुई, उस समय का मामला है, और ठीक है, कहीं के न्यायालय में अगर कोई मामला है तो न्यायालय में चलेगा। इसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहां से जिम्मेदार है? ये भी तो मोदी जी कहां से जिम्मेदार है? नहीं, ये भी सवाल है कि आप क्यों प्रवक्ता बन के खड़े हो जा रहे हैं एक उद्योगपति के? ये भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। हम उद्योगपति प्रवक्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे लगातार कि अडानी जी के सामान, अरे आप करिए ना जो करना है, हम तो आपको फ्री छोड़, आप एफआईआर करिए, भारत सरकार जांच करेगी। अगर गिरफ्तारी की बात हो, गिरफ्तारी करेगी। भारत सरकार किसी के साथ नहीं है, भारत सरकार देश के साथ है। जिस तरीके से अभी अवधेश जी कह रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज भारत जो है तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में जाना चाहती है, जाने के लिए तत्पर है, और आज चौथे स्थान पर है हमें। तो कांग्रेस को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में 11 वर्षों में दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया में देश की डंका बज रही है, तो यह कांग्रेस को पचाया नहीं पच रहा है। ओके, ठीक है। अब पवन जी, इस सियासत से परे मैं उस फैक्ट की तरफ फोकस करना चाह रहा हूं जो मामला आज सामने आया है, जो अमेरिकी अदालत में सुनवाई हुई है और इसके बाद जो जांच की बातें कही गई है, ये इसको कैसे समझा जाए कि क्या ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो अभी अवधेश जी हमें बता रहे थे कि अमेरिका में खुद पूरी लॉबिंग होती है, लॉबी फर्म्स हैं वहां पर, और जो काम किए जाते हैं, तो क्या उस तौर पर ये बहुत ही आम बात है या फिर सीधे सीधे ये करप्शन का मामला है? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत भी नहीं हूं अवधेश जी से और पूरी तरह से असहमत भी नहीं हूं। ये जो बात कह रहे हैं वो पार्शली करेक्ट है। ये वहाँ पे गलत काम होता भी है, हम लोगों ने वहीं से सीखा है करप्शन कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज तरीके से आप कर सकते हैं। ये सब अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहाँ लोग क्राइम करते भी हैं और बुरी तरह पकड़े भी जाते हैं, इंडाइट होते हैं, अदालत उनको बंद करती है। आपके पास मैकेंजी के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल है, आपके पास जो श्रीलंकन इन्वेस्टर है उसका एग्जाम्पल है। वहाँ पे रेटिंग एजेंसीज गड़बड़ करती हैं, रेटिंग में जो सॉवरेन रेटिंग करती हैं, जो हमारे यहाँ S&P और मूडीज सबको बड़ी इज्जत से हम लोग जानते हैं, सब ने फाइन दिया हुआ है। वहाँ पे अलग अलग स्टेट में फाइन दिया हुआ है, वहाँ के जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने उस पर फाइन किया हुआ है। ये सब बातें अपनी जगह है। हम सिर्फ ये आपको बताते हैं
कि इसके इम्प्लीकेशंस कैसे हैं। देखिए, ये बाकायदा वारंट है, ये अरेस्ट वारंट है, और ये वहाँ पे अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसी नौबत तो इससे आएगी नहीं, लेकिन अगर वहाँ जाएंगे तो ये गिरफ्तार होंगे। अब ये देखना है कि यहाँ पे अभी उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो कॉर्पोरेट की साइड से बता रहा हूँ कि इससे क्या क्या, इससे कितनी इमेज खराब होगी। बाद में अदालत क्या करेगा, ये दोषी पाए गए या नहीं पाए गए वो अलग बात है। इससे देश की इमेज खराब होगी, इससे सरकार की इमेज खराब होगी, इस देश में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, बैंकों के पैसे लगे हुए हैं, दुनिया भर की इतना एक्सपोजर है इस ग्रुप में। अभी मैं आपको बताता हूं, कीनिया की सरकार ने एयरपोर्ट के ठेके पे बात कर रही थी, वो ठेका कैंसिल कर दिया है। कीनिया की सरकार ने इनको पावर ट्रांसमिशन का ठेका दिया हुआ था, वो कैंसिल किया है, अभी वहां के राष्ट्रपति ने 2-3 घंटे पहले अनाउंस किया है। तो जो इसके इंप्लीकेशंस देख रहे हैं वो पूरा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होगा, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो इसका इंप्लीकेशंस बड़े लार्जर कैनवस में मैं देखता हूं। मतलब ये पॉलिटिक्स अपनी जगह हो सकता है, पर अडानी के का नाम आया है, अदालत वहां की जांच कर रही है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचती है, कल को नहीं पहुंचती है, जो भी है। हो सकता है कि ऐसा हो जिसमें ये मान लीजिए वहां जाके कबूल कर लें कि हाँ हमने ऐसा किया। ऐसी सिचुएशन अमेरिका की अदालतों में आती है, और उस पर बोले कि साहब ऐसा ठीक है, आप इतना फाइन दीजिए और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो वो सारी नौबतें आ सकती है, लेकिन इससे हमारी इमेज जो भारत के जो 10 साल में जो और एक बेहतर इमेज बनी, कॉर्पोरेट में हमारा एक्सपेंशन हुआ, जैसा कि बाकी साहब लोग कह रहे थे, तो क्या ये जो इमेज बनेगी वो क्या देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है? क्या हमें उस पर बात करनी चाहिए? और ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि डैमेज इज डन। मतलब ये उसके नतीजे जो आए, जांच के नतीजे जो हों, सच और झूठ क्या है, ये सब जब तक साफ होगा तब तक तो डैमेज हो गया। आपका बड़ा आपका शेयर मार्केट का धड़ाम होना हो, आपका इमेज खराब होना हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट बाकी देशों से कैंसिल होने हो, ये तो हो गया। तो अवधेश जी, क्या वाकई एक जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ विपक्ष भी होती है कि जब तक फैक्ट सामने नहीं आए तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों को, जिस पर सीधा देश और देश की इकोनॉमी का दारोमदार हो, उसको छेड़ना कहां तक सही है? ऐसा है, जो कुछ पवन जी ने कहा है वो इस घटना की परिणति है कि क्या क्या परिणाम इसके हो सकते हैं हमारे देश में बाहर है। उतना तो ठीक है ऊपर, लेकिन इतना भी तूफान नहीं आ जाएगा, क्योंकि केवल एक अमेरिका की एक जिला न्यायालय से भारत की इमेज खत्म हो ऐसे नहीं होता है। दुनिया की अनेक एजेंसियां हैं, रेटिंग एजेंसियां हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, अलग अलग देशों के बैंक्स हैं जिनका भारत में है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, दुनिया की इतनी कंपनियों ने भारत, सबके स्टडी चलते रहते हैं। केवल किसी एक देश की एक कहने से। दूसरी बात कि देखिए, आप ये मत भूलिए कि हिंडनबर्ग पर इतनी रीट याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सेबी में एक जांच कहा करने को, 24 में से 22 जांच की रिपोर्ट आई, उसने देखा और उसने केवल टिप्पणी की कि कोई भी ऐसा मामला आए तो बहुत विवेकशील तरीके से देश की पार्टियों को, लोगों को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। और आगे उसने केवल इतना ही कहा कि आगे एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि निवेशकों का हित ऐसे रिपोर्ट से बाधित नहीं हो। उसने किसी प्रकार के कार्रवाई की बात नहीं की, सारे याचिकाओं को रद्द कर दिया। पूरा देश के जितने बड़े बड़े हमारे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से वकील चलने वाले हैं, फलाने, सब तो खड़े थे उसमें। लेकिन अवधेश जी, तब भी नुकसान हो गया निवेशकों का पैसा, और आज भी गया। यही तो अरे भाई, तो उसको निवेशकों का नुकसान हो गया तो यही तो कराना चाहते हैं ना। आप अजीब बात कर रहे हैं। कोई आदमी आके, मैं ये सवाल मेरा विपक्ष से भी है। ना भाई, विपक्ष को लेकर मैं उस पर जा ऐसे मुद्दों को लेकर सुनिए, आप इसको पॉलिटिक्स में ले। हमारे देश की राजनीति इतनी गहरा, सुनिए, राहुल गांधी जी की 2022 के बाद से उनके जो सलाहकार, रणनीतिकार हैं, वो देश और दुनिया के जितने मतलब अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट थे, कुछ सोनिया जी गांधी जी के जो सलाहकार परिषद थी उसमें भी शामिल थे सब, जिसने मतलब फूड सिक्योरिटी बिल लागू कर दो, किसानों को मार दो, इस देश का ऐसे ऐसे कानून बनवा दिए थे। तो वो सारे लोग वहां हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जितना वो इस समय रेडिकल बात करते हैं वो कांग्रेस की नीति नहीं रही है। तो उनके साथ हम फाइट करेंगे तो नहीं जाएंगे। मूल बात मैं आपको बताता हूं कि इस समय तात्कालिक रूप से हमको कभी ये नहीं होना चाहिए कि अब देश का ऐसा हो जाएगा। हमारे देश की इकोनॉमी का आधार अभी भी ठीक है। गौतम अडानी के इंटरनेशनल रिपुटेशन है, या अंबानी का, हमारे टाटा का, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको तोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में, चूंकि आपने एक स्टैंड लिया है, तो पूरी दुनिया में इस प्राइम मिनिस्टर का ही इमेज हो कि क्रोनी कैपिटलिज्म का है, ये पूरा सत्ता जो है एक पूंजीपति के लिए समर्पित है। और जो कुछ स्टैंड भारत ने लिया है 10 साल में, मजबूत है, वो यूं नहीं बिखरेगा। उसको खत्म कर दो। तो वो अलग अलग प्रकार से चीजें रहे। इस घटना का असर तो
दिखाई दे गया ना भाई, शेयर मार्केट में 2 लाख करोड़ रुपया कम थोड़े होता है, कल होके और भी गिर सकता है। और जैसे पवन जी बता रहे कि कई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया अडानी कंपनी के साथ। वो अलग विषय सुनिए, भारत ने चूंकि चाइना जो है पूरे अफ्रीकी कंट्रीज में अपना विस्तार कर रहा है, लैटिन अमेरिका में कर रहा है, तो उसके पैरेलल हमारे पास चीन के जैसी इकोनॉमी नहीं है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन का टोटल यहां हमारे यहां जो है कॉन्फ्रेंस बुलाया और फिर बात की और अपने लोगों से, दूसरे देशों से, जापान से बात करके कि हम उसके पैरेलल खड़े हों ताकि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सफल नहीं हो। तो वो उसकी लॉबी काम कर रही है वहां। बहुत पवन जी, तो चाइनीज लॉबी जो है ना, उसको भी आप इसमें नकार नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अडानी ने घूस नहीं दिया होगा, मैं बिल्कुल किसी वो माने नहीं, लेकिन जिस ढंग से मामला उठा है कि अमेरिका को इस बात की चिंता हो गई है, अमेरिका में कुछ लोगों को, और भारत के कुछ लोगों को चिंता था कि इसको अमेरिका में ले चल के वहां के कोर्ट में शामिल करो। बहुत सारे लोग हैं ना भारत के वहां जो वहीं उठाते रहते हैं, ठीक है, वो हमारे देश की समस्या है। ओके पवन जी, आप इस थ्योरी से कितने सहमत हैं कि क्या ये किसी लॉबी का इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ स्टोरी बन रही है, जितनी बातें हो रही है, उसको डैमेज करने के लिए जो एक बड़ी तस्वीर अभी अवधेश जी ने रखी कि भारत एक नए मार्केट बना रहा है, अफ्रीकन कंट्री में जा रहा है, चाइना के पैरेलल यहां की कंपनीज को पहुंचाने की कोशिश है और ये हो भी रहा है, बड़ी कामयाबी से हो रहा है, क्या उस सबको डैमेज करने की एक कोशिश हो सकती है? अजय जी, सबसे पहले तो ये कि देखिए जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ कहावत पुरानी है, समझ लीजिए जी। और दूसरा, जिस लॉबी की बात कर रहे हैं, इसको साबित कैसे करेंगे हम लोग बोल तो देते हैं, ये इसका राजनीति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप धरातल पे आएंगे, जब बाकी फैक्ट चेक करेंगे, इसको साबित कैसे करेंगे? चाइना एक बड़ी ताकत है, चाइना हमारे लिए दुनिया के कई हिस्सों में हमारे लिए चाइना प्रॉब्लम है। आप अफ्रीका में चले जाइए, अफ्रीका में जितने तेल के कुएं आप देखेंगे, वैल्यू में और क्वालिटी में सब सारे अच्छे तेल के कुएं चाइना के पास हैं, सारे खराब वाले तेल के कुएं हमारे पास हैं। हमारे लिए आप चाइना बिल्कुल अफ्रीका में घुसा हुआ है। तो अगर मान लीजिए इस थ्योरी पे भी हम यकीन करते हैं कि किसी की कॉन्स्पिरेसी है, एक किसी ग्रुप को गिराना है, किसी इंडस्ट्री को फंसाना है, किसी एक देश को नीचा दिखाना है, ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन अब बांग्लादेश का केस है, पावर परचेज एग्रीमेंट वहाँ की सरकार कह रही है, अभी जो मौजूदा सरकार है जो कार्यभार में है, कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो बहुत ही इन्फ्लेट करके किया गया है। मतलब अडानी के लिए कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है। अभी अडानी के पैसे बकाया थे, काफी पैसे उन्होंने दिए, उससे कहीं ज्यादा अभी उसको देना है। अडानी गोड्डा में अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को पावर सप्लाई करता है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रोवर्सी में ढेर सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन उसमें अडानी का ही बार बार नाम आए तो मेरे ख्याल से, मेरे लिए तो सरकार के लिए भी और इस देश के जो निवेशक हैं, जो पैसा लगाते हैं इस कंपनी में, या जो इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो इस तरह की कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो इतनी वोलेटिलिटी देती है साल में 2 बार 3 बार, जिसका शेयर गिर जाए, जिसमें साल में 3 बार 2 लाख करोड़ रुपए एक दिन में मार्केट में स्वाहा हो जाए, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल के तौर पर और एक इन्वेस्टर के तौर पर भी मैं अगर सोचूंगा तो मुझे लगता है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है क्या? ओके, तो सवाल दोनों ही तरफ खड़े होते हैं। 2-3 विषय रख के फिर मुझे निकलना है। अच्छा। पहली बात यह है कि बांग्लादेश की अब नहीं है, वो पाकिस्तान हो गया हुआ है इस समय। वहाँ पाकिस्तान की बात कि हम पाकिस्तान हैं, जो ये अब उस असल में डिबेट आपका लंबा हो जाएगा, दूसरी दिशा में चला जाएगा। ये जो एक नया ये छिपा हुआ जिहादी जो वहाँ बन के बैठा है शासक, और जिसने बहुत सारी बदमाशियां की हैं, 1971 के पूरे आंदोलन खत्म कर दो, सारे खत्म कर दो, तो वो तो भारत के ही विरोध में है, तो वो तो करेगा। अब इस सब चीज को हम जोड़ देंगे, वो तो अडानी का किसी का प्रोजेक्ट कर सकता है। हमारा पूंजीपति बाहर जो लगाता है वो भारत का प्रोजेक्ट होता है सर, वो केवल उसका नहीं होता, कंपनी का सिर्फ नहीं होता। हाँ, केवल कंपनी का नहीं होता है, उसमें इंडिया कहा जाता है, भारत कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए। सेकेंड, जो अमेरिकन लॉ है उसमें वारंट का मतलब केवल अरेस्टिंग नहीं होता है, हाँ, वो अनेक प्रकार के वारंट है। वारंट वहां आने के लिए भी है, खड़ा होने के लिए, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्या है कि वारंट इशू हो गया। अमेरिका में इतनी जल्दी अरेस्टिंग नहीं होती है किसी की, वो वहां के जो कानून है, वहां मानवाधिकार है, चाहे ब्रिटेन है, फ्रांस है, उसमें अरेस्ट करने के लिए बड़ा आधार चाहिए। जी, ये कौन सा वाला वारंट है? ये क्लियर है क्या? तो इसीलिए ये अवधेश जी भी नहीं जानते हैं, ये मैं भी नहीं जानता हूं, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया को कोट करता हूं। हाँ, ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं, राइटर ने सुने, एक ही एजेंसी ने जो है, बाकी एजेंसियों ने नहीं किया है। एक एजेंसी इस बात को फैला रही है, एक एजेंसी। ये वारंट है कि नहीं, किस तरह का वारंट है? नहीं, वो तो हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन वारंट का मतलब अरेस्टिंग नहीं होता है अमेरिका में। हर वारंट का मतलब अरेस्टिंग नहीं होता है। नहीं,
नॉर्मली वहां अरेस्टिंग नहीं होती है। ओके। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, सब में नॉर्मली अरेस्टिंग नहीं समन होती की तरह है वो कि आइए जवाब कुछ भी हो दीजिए सकता है, उस पर बात करनी पड़ी। इसलिए हमारे यहाँ वारंट हो गया, वो सब ऐसा नहीं है। सुनवाई हुई है, उसने एक दिया है, उसके बाद वहां जांच का आदेश हुआ है, वो जांच करेगा। जज साहब भी बेचारे तुरंत रिटायर होने वाले हैं, वो जो डेमोक्रेटिक जज हैं जो उस कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो भी जज साहब थोड़े दिन बाद जाने वाले हैं। हमारा देश और अमेरिका इस समय एक ही प्रकार से हो गया हुआ है, पॉलिटिक्स की लड़ाई में, देश की लड़ाई में। जैसे हमारे यहाँ देश नहीं चिंता करता है, वहां डेमोक्रेट भी दुनिया में उन्होंने तो ये कह दिया था कि भाई एक लड़का अगर स्कूल जाने लगे, उसको लड़की बनना है तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। तो आज ऐसा देश अमेरिका हो गया है, उसको हम इतना बड़ा मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए ये विषय जो है इस समय हमारे देश का विषय है। ओके, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, सुनिए, भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो छिप के नहीं रह सकता है, पहली बात यह है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई देश हमारे देश को हिलाने की कोशिश करेगा तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों को, जर्नलिस्टों को, मीडिया को एक होकर खड़ा होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट जैसा कि खुद अमेरिका में दिखाई जिला देता है। न्यायालय, सुनिए, एक जिला न्यायालय 2 अटर्नी खड़ा होकर के पूरे भारत को हिला देता है। इस देश के विपक्ष का नेता खड़ा होकर के उसकी बात का प्रवक्ता बन जाता है। अब पूरे देश को आप चाहते हैं हिला दे, शेयर मार्केट हिल जाए, ऐसे देश चलता है क्या? ओके। अनेक विषय आते हैं जिसमें बहुत संभल के सोच के बात करनी पड़ती है। प्रखर जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रखर जी, मैं जो बातें कह रहे हैं, जो चिंता जाहिर कर रहे हैं अवधेश जी, मैं उसी में एक सवाल ऐड करके आपको छोटा सा दे देता हूं कि जब इतना सारा इंप्लीकेशंस हो, जिसका जिक्र पवन जी ने भी किया, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब बात पूरी देश की आ रही हो, देश पर आंच आने की हो रही हो, देश की इकोनॉमी पर असर पड़ने की बात हो रही हो, तो विपक्ष को भी जिम्मेदार होना चाहिए कि क्या बयान दे, किस तरह का बयान दे और कैसे इस मामले को उठाए। अजय जी, विपक्ष का काम क्या है ना, इस देश की जनता की आवाज उठाना, इस देश की जनता के लिए खड़ा होना। जहां जहां सरकार फेल हो वहां इस देश की जनता के साथ खड़ा होना। अब अडानी जी जिस कंपनी से, अमेरिकन कंपनी से टाई अप किए हैं, उसके बाद महंगी बिजली इंडिया में दे रहे हैं। अरे 2013 में सुनिए दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चली गई बिजली के कारण। बिजली, सुनो भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुनिए, बिजली में बीएसईएस रिलायंस को किसने लाया इस देश में? टाटा पावर को किसने लाया बिजली में? एनरॉन प्रोजेक्ट को किसने लाया था इस देश में बिजली में? पूरी सरकार, क्या होता है, पूरी सरकार चली गई। जांच हुई है अंबानी के मामले पर, कितनी जांच हुई है? लोग जानते हैं किसी का प्रोजेक्ट दे देना। अच्छा, आप दोनों से एक गुजारिश है, गुजारिश का कोई विषय नहीं है, हम लोग शांति से बात मालूम ही नहीं, एक-एक करके हम लोग बात करें। सुनिए, जिसका 200 रुपया का बिल आता था, उसका 20,000 का बिल आया था, किसने कराया था इस देश में? अच्छा, ठीक है, ऐसा है, सब लोगों ने किया। ऐसे थोड़ा होता है किसी चीज को जवाब तो मुझे मेरा पक्ष रखने दिया। ऐसा है, ऐसा है, होता है इंडिया में, सब इंडिया में अडानी जी बात विदेशी रखते हैं, बात रखते हैं तो फैक्चुअल होना चाहिए ना। तो फिर वो दिले जवाब, फिर आपसे मैं पूछ लूंगा जी। ऐसा है, अवधेश जी ये बताना भूल गए कि इंडिया में महंगी बिजली के लिए घूस दी है उन्होंने इन्फ्लेटेड रेट के साथ। पाकिस्तान, सोमालिया या मुद्दे से हम भटक रहे हैं सर। नहीं, लेट्स कम टू द पॉइंट। यही है ना सर, नहीं, घूस बिजली का बिल भैया 2005 से जैसा बढ़ा था इस देश में, इतना अरविंद केजरीवाल उसी से हीरो बन के आज इतने साल से राजनीति कर रहे हैं। की कोशिश करते हैं ये लोग, अडानी को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, अडानी को नहीं बचाया जाता है, देश को बचाया जाता है इस समय। शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। आप जैसे लोग अगर इस देश के नागरिकों को महंगी बिजली मिल रही है, नागरिकों की बड़ी चिंता है, नागरिकों की बहुत चिंता है, आपको आज बहुत ज्यादा चिंता हो गई है। तो उस समय कैसे आपने बना दिया? अडानी जी साथ में है। ओके, पवन जी मैं आपको बीच में लाता हूं, फिर मैं अब आनंद जी के पास भी जरा जाऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए आप। अब बस सर, आखिरी 2 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं सिर्फ, तो 2 मिनट के लिए आपसे गुजारिश कि आप बने रहिए 2 मिनट। नौजवान आदमी है प्रखर जी को मैं बता रहा हूं कि इस समय कांग्रेस में एक नक्सली लॉबी पूरे कांग्रेस को चला रही है। उसके पार्टी के लोगों को बचना चाहिए, कांग्रेस की कभी ये पॉलिसी नहीं रही है। ओके, अब ये कांग्रेस को तय करना है, जनता तो सब देखती है, जनता सब तय कर देती है। आसान नहीं होता है, जनता सब देखती है। पवन जी देखिए, पवन जी मेरी प्रवक्ता बनना तो बनिए। ओके, ठीक है पवन जी, क्या आप भी, मतलब काफी मैं देख रहा हूं कि अवधेश जी को इस बात की चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ा नेक्सस हो सकता है, लॉबी जो बीजेपी बेशक कह रही है, लेकिन जो इंप्लीकेशंस आपने भी बताए कि इसके हैं, उसको देखते हुए जो असर इसका पड़ रहा है भारत, यहाँ की इकोनॉमी, शेयर मार्केट और खुद अडानी की कंपनी
बेशक अगर अडानी साहब ने कुछ गलती की है, उनकी कंपनी ने गलती की है, उस पर सुनवाई हो, सजा हो और होना चाहिए, मगर इतने इंप्लीकेशंस को देखते हुए जिम्मेदारी के साथ सामने लाना चाहिए इस मुद्दे को। बिल्कुल सामने लाना सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ का कोर्ट होता तो क्या होता, वो नहीं करता कि वो क्या उस पर कोई फैसला नहीं करता? नहीं तो अभी चूंकि हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है कि हुआ क्या है, उससे पहले इस मुद्दे पर इतनी बड़ी राजनीति जिसका इतना नुकसान हो जाए। ऐसा है कि जो स्टूडियो में आपके साथ हैं उनका इंटरेस्ट है इसमें, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप समझिए इस बात को जी। हम सिर्फ उस पे जा रहे हैं कि अदालत है, अमेरिका की अदालत है, छोटी अदालत है, बड़ी अदालत है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर इतनी छोटी बात है तो एक दिन में 2 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए तो कि जब तक तथ्य ना आ जाए और एक तब कंपनी, तक इसको राजनीति में बात। सुनिए एक बात को, इस कंपनी के पास बंदरगाह है, इस कंपनी के पास दुनिया भर के एयरपोर्ट्स हैं इस देश में। अगर एक कोई कंपनी बैठती है, कोई कंपनी अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमूव हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और फर्ज करिए कि ये कंपनी कल को बैठ जाती है तो इस देश का क्या होगा, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पहुंचेगा, ये बात उसकी है। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं तो वो बात कह रहा हूं जो अमेरिका की एक अदालत ने कहा है। छोटी अदालत और बड़ी अदालत, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उससे ये फर्क पड़ता है कि वो उसमें फैक्ट क्या है, सच क्या है, फैसला क्या आता है, इसका तो हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ का एक जिला न्यायालय राहुल गांधी जी को मान लीजिए किसी चीज में समन कर देता है, मुकदमा हो जाता है, क्या होता है? या बिल क्लिंटन को अगर कर देता है तो क्या हो? यही इसीलिए राहुल देखने का गांधी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है ना। समय खत्म हो रहा है। क्या मेरे पास एक जवाब का समय अनंत जी से, बीजेपी से। कुछ देश में हुआ है, एक जिला न्यायालय ने एक बात कह दी है, उस हिंडनबर्ग मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला आ चुका है। मतलब कि हम जांच नहीं करेंगे, हमारे देश में महंगी बिजली चीजें नहीं मानी है। हिंडनबर्ग न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का फैसला आ चुका है। ओके, चलिए इसलिए हमारे पास माफ कीजिएगा आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट का आपके पास आने का वक्त नहीं है मेरे पास, अब समय समाप्त हो गया है। हालांकि आपने अपनी बात कही थी और आपके नेताओं की बातें भी हमने सुना दी है, लेकिन इस पूरी बातचीत में जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये है इस वक्त, क्या सच है, क्या गलत है, क्या किसने गुनाह किया है, इसकी सजा तो होनी चाहिए। मगर इस वक्त इस पूरे मामले से जिस तरह से सामने आया है, देश को इसकी सजा मिल गई, अमेरिका के लोगों को देश को इसकी सजा मिल गई। जितना बड़ा नुकसान इकोनॉमी को या फिर परसेप्शन को लेकर के हो चुका है, तो आगे सही क्या है, गलत क्या है, फिलहाल अब हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।